लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो थी वो स्टार्ट किया था और अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए थे, उनका रीजंस क्या था, और एज ऑफ डिस्कवरी के बारे में बताया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट वास्को डी गामा, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज हु केम इन इंडिया। तो वास्को डी गामा को बेसिकली ये टास्क जो था पोर्टुगल के जो किंग थे मैनुअल फर्स्ट ने ये टास्क सौंपा था इंडिया में आने के लिए। तो उसके लिए मैनुअल फर्स्ट ने जो है वो एक आर्मडा जो है वो तैयार किया था। आर्मडा बेसिकली फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स को बोलते हैं, और इसमें 4 शिप्स थे और 170 मैन के साथ जो थे वास्को डी गामा जो है वो इंडिया में आए थे। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि उनके शिप्स का नाम पूछा गया था, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखें तो यूपीएससी में बहुत सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया हिस्ट्री को लेके, बहुत डीप हिस्ट्री जो है वो पूछी जा रही है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स में और एड ऑन कीजिए चीज़ें, किस एरिया को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उस पर जो है ज़्यादा आप भी फोकस कीजिए उसी पे। जैसे अराइवल ऑफ यूरोपियंस से लेके तो 1857 रिवोल्ट के बीच वाले पोर्शन को बहुत पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स को जो है वो और ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 4 शिप्स थे, इनमें से एक शिप जिसके कैप्टन जो थे वो वास्को डी गामा थे, उसको सो गैब्रियल कहते थे। 3 और शिप्स थे जिनमें से एक का नाम था रफेल, एक का नाम था बेरियो, और एक जो 4th वन थी वो अननोन थी, उसका नाम नहीं था। अब क्या होता है कि जब वास्को डी गामा इंडिया में पहुंचते तो इंडिया का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऐसे थी कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत थी अंडर लोधी डायनेस्टी, और साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर थी। इसके साथ साथ साउथ इंडिया जो था वो बाकी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में भी जो थे वो डिवाइडेड थे, जैसे कोचिन अलग से होगा, केनौर अलग से है, कैलीकट के अलग से रूलर थे। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में वो डिवाइडेड थी। वास्को डी गामा जब इंडिया आते हैं तो वो सबसे पहले उन्होंने कैलीकट में वो पहुंचते हैं। कैलीकट मलाबार कोस्ट केरला में है। जब ये यहाँ पहुंचते तो वहाँ के जो रूलर थे वो थे ज़ेमोरिन। ज़ेमोरिन के बारे में आप ये समझ लीजिए कि ज़ेमोरिन वॉज नॉट द नेम ऑफ द रूलर, इट वॉज द हेरिडिटरी टाइटल बेसिकली। हुआ ये था कि जब एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में हमने 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी साउथ इंडिया की पढ़ी है, जिसमें एक थे चीरास, पांड्यास एंड चोलास। तो ये जो चीरा थे जब ये डिसइंटीग्रेट हुए थे तो इनकी जगह जो नए रूलर्स आए थे उनको वो अपना एक हेरिडिटरी टाइटल एक्सेप्ट करते थे जिसको ज़ेमोरिन कहते हैं। तो दैट मीन्स ज़ेमोरिन वाज नॉट द नेम ऑफ द रूलर, इट वाज द हेरिडिटरी टाइटल एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ कैलीकट, और इनको समूर्थी रूलर्स कहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वास्को डी गामा इंडिया में आए तो ज़ेमोरिन ने उनको वेलकम किया, लेकिन वो ही वाज नॉट वेरी मच हैप्पी विद द गिफ्ट ब्रॉट बाय वास्को डी गामा। जो बहुत से गिफ्ट्स वास्को डी गामा लेकर आए थे, ज़्यादा ज़ेमोरिन जो थे वो उस पर खुश नहीं हुए। तो एक और यहाँ से जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो होती है अरब मर्चेंट्स की। अरब मर्चेंट्स ऑलरेडी मलाबार कोस्ट में जो थे वो बहुत एक्टिव थे, सारा ट्रेड जो थे वो अरब मर्चेंट्स करते थे यहाँ से। तो जब पोर्टुगीज यहाँ पे आ गए तो ज़ेमोरिन इसलिए खुश थे क्योंकि पोर्टुगीज डायरेक्ट कंपटीशन देने वाले थे मर्चेंट्स को, अरब मर्चेंट्स को, और अरब मर्चेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इनसिक्योर हो गए थे पोर्टुगीज के आने से। तो इससे 2 फेजेस हुए। 2 फेजेस में क्या हुआ कि फर्स्ट फेज में जब वास्को डी गामा यहाँ पे आए 1498 में, उन्होंने पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की कैलीकट में, जो कि 1498 में हुई थी। फैक्ट्रीज और डिपो बेसिकली ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एसोसिएटेड हैं पोर्टुगीज की जो सेटलमेंट थी इंडिया में, क्योंकि वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के इंडिया में रहते, ये परमानेंट कोई फोर्ट्स या पैलेसेस के फॉर्म में नहीं था, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था जहाँ ये लोड अनलोड करते थे अपने मटेरियल्स को, प्लस वहाँ पे जो भी उनसे रिलेटेड लोग थे पोर्टुगीज के साथ जो भी यहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो इसके जब मैं ब्रिटिशर्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो फैक्ट्री और डिपो का मतलब जो है वो डिटेल में मैं बताऊंगी। यहाँ पे आप समझ लीजिए एक टेम्परेरी सेटलमेंट। अब क्या होता है, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी हम उसको बोल सकते हैं। अब क्या हुआ कि फेज फर्स्ट में तो अरब मर्चेंट्स जो थे वो एप्रीहेंसिव तो जरूर थे, बट उन्हें कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब वास्को डी गामा यहाँ से दोबारा यूरोप गए तो यूरोप में उनको 60 टाइम्स मोर बेनिफिट मिला जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से लेके गए थे। तो पूरे यूरोप में ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, फैल गई कि पोर्टुगीज ने बहुत पैसा कमाया।
इवन के जो रूलर थे किंग मैनुअल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और आर्मडा जो था वो तैयार किया 1500 एडी में, जिसको तैयार किया गया, जिसके कमांडर जो थे वो थे पेड्रो एल्वेस कैब्रल। पेड्रो एल्वेस कैब्रल वॉरियर भी थे, इस पूरे आर्मडा के कमांडर भी थे, और वो एक नोबलमैन भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्लीट तैयार किया इंडिया में आने के लिए। लेकिन पहले ये फ्लीट जो था, उन्होंने बहुत मैसिव टास्क दिए गए। सबसे पहले इन्होंने जाके ब्राज़ील जो था उसको कैप्चर किया, उसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया, और उसके बाद फिर वो इंडिया में आए। जब इंडिया में आए तो इस फेज़ में अरब मर्चेंट्स जो थे उन्होंने रिएक्शन दिया, और दैट रिजल्ट्स इन द बैटल ऑफ कोचीन। ठीक है, तो इसी की वजह से बैटल ऑफ कोचीन हुई। बैटल ऑफ कोचीन जो था वो पोर्टुगीज के बीच में, और जो मुस्लिम वॉरियर जिनको कुंजली मराकर्स भी कहते हैं, बहुत जगह पूछा गया है कि जो मुस्लिम वॉरियर जो बैटल ऑफ कोचीन में पोर्टुगीज के साथ जिनकी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उनको क्या बोलते हैं? आंसर इज कुंजली मराकर्स। हुआ ये कि ये लड़ाई क्यों हुई, क्यों अरब जो थे वो इतने इनसिक्योर हो गए थे? क्योंकि इंडिया के जो मलाबार कोस्ट से जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी गुड्स होते थे, उनकी ट्रेड जो थे वो अरब मर्चेंट्स करते थे, और वो ले जाके वेनिस और जिनुआ जो इटली के जो प्लेसेस है वहाँ पे जाके उनको बेचते थे, और फिर वो पूरे यूरोप में उन प्रोडक्ट्स को जो थे वो आगे जाके सोल्ड करते थे। तो इस वजह से अरब मर्चेंट्स को ये लगने लगा कि हमारी मोनोपोली जो है ट्रेड की वो मलाबार कोस्ट से ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से ये लड़ाई हुई। लेकिन ये लड़ाई जो थी वो बेनिफिशियल प्रूव हुई पोर्टुगीज के लिए, और उन्होंने फाइनली अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज ए पॉलिटिकल मास्टर्स ऑफ कैलिकट एंड कोचीन। कोचीन भी इन्होंने जो है वो 1500 में वहाँ पे भी अपनी सेकंड फैक्ट्री जो थी वो एस्टैब्लिश की। अब जब इन्होंने अपना पॉलिटिकली भी ये लोग एक्टिव हो गए इन एरियाज़ में, तो पॉलिटिकल सेटअप के लिए कोई एग्जीक्यूटिव हेड चाहिए होता है जो यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखेगा, जो पूरा संभालेगा। तो उसके लिए रोल शुरू होता है वहाँ से गवर्नर्स ऑफ पोर्टुगीज़। तो गवर्नर जनरल तो बहुत से रहे हैं पोर्टुगीज़ के, लेकिन आप सिर्फ उतने ही गवर्नर जनरल्स के लिए पढ़िएगा जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत से गवर्नर जनरल्स आए, इतना डीपली आपको ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जिन गवर्नर्स की एक पार्टिसिपेशन रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, उनके बारे में आप पढ़िएगा। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है उनको स्टेटस दिया गया था वाइस रॉय का। गवर्नर जनरल और वाइस रॉय क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो मैं आपको जब ब्रिटिशर्स पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा था इनका, तो वहाँ मैं आपको बता दूँ। यहाँ बस आप इतना समझ लीजिए कि इनको स्टेटस दिया गया था वाइस रॉय का। ये 1505 में आए थे और 1509 तक रहे थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर का मतलब होता है कि टू एस्टैब्लिश मोनोपोली ऑन द ओशंस एंड इंस्टेड ऑन लैंड, कि लैंड पे अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना नहीं, बल्कि ओशंस में अपनी मोनोपोली को एस्टैब्लिश कर। तो अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन तक का पूरी मोनोपोली जो थी वो पोर्टुगीज की चलती थी, और इस मोनोपोली को ही हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। सॉरी। इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ ड्यू हुई थी। ड्यू बेसिकली एक इंपॉर्टेंट आइलैंड बन जाता था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक कैनोर तक का कैलिकट तक का एरिया ये लोग अपने साथ कैप्चर कर चुके थे। अब इनको ड्यू जो था वहाँ पे इनको थ्रेट मिल रही थी, क्योंकि जितने भी रूलर्स होते थे जो भी इनके अगेंस्ट थे या जितने भी मर्चेंट्स थे, वो अब शेल्टर कहाँ जाके ले रहे थे? ड्यू में। तो इसलिए इन्होंने ड्यू को टारगेट करने की कोशिश की। इसमें क्या हुआ कि एक अलायंस बना वेनिस और सुल्तान ऑफ इजिप्ट और सुल्तान ऑफ गुजरात के बीच में, और उन्होंने पोर्टुगीज के साथ ये बैटल की, और जिस बैटल में पोर्टुगीज जो थे वो जीत गए। बट इन्होंने इस टाइम ड्यू को कैप्चर नहीं किया, सिर्फ ये जीते थे और अपनी मोनोपोली वहाँ पे एस्टैब्लिश की, ट्रेड मोनोपोली, बट उसको कैप्चर नहीं किया। उसके बाद आगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्की जो थे वो 1509 में आए थे, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने ही कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था अपनी टेरिटरी को, लैंड टेरिटरी को इंडिया रादर देन ओशन की जगह इन्होंने लैंड टेरिटरीज को ऑक्यूपाइड करना शुरू कर दिया और कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। इनको कल्चरल एम्बेसडर भी कहते हैं। कल्चरल एम्बेसडर क्यों कहते हैं? एक तो ये क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, बहुत फैला रहे थे उसको, और दूसरा इन्होंने उसको फैलाने के लिए
ये कहना शुरू कर दिया था कि जो भी पोर्टुगीज मैन हैं वो इंडियन वीमेन से शादी करें, ताकि अपने वही इंडियंस जो है वो पोर्टुगीज का कल्चर जो है वो अडॉप्ट करना शुरू या एम्ब्रेस करना शुरू हो जाए। तो इसी वजह से इनको कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता है। इन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था अपनी टेरिटरी में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं सती सिस्टम को किसने एबॉलिश किया था, वहाँ पे आंसर होता है विलियम बेंटिक, क्योंकि विलियम बेंटिक ने 1829 में ऑल ओवर इंडिया में इसको बैन किया था, लेकिन सिर्फ पोर्टुगीज टेरिटरी में फर्स्ट टाइम अल्फोंसो डी ने जो है वो इसको एबॉलिश किया था सती सिस्टम को। उसके बाद इनको ड्यूक ऑफ गोवा भी कहा जाता है। ड्यूक ऑफ गोवा बेसिकली एक रॉयल टाइटल होता है जो रॉयल फैमिली को ही मिलता था। फर्स्ट टाइम रॉयल फैमिली के बाहर अगर किसी को मिला है तो वो अल्फोंसो डी को मिला है, ड्यूक ऑफ गोवा। इनके 3 इंपॉर्टेंट काम थे यहाँ पे। एक था कम्बैटिंग इस्लाम, क्योंकि इस्लामिक रूलर्स थे तो इसलिए उनको कम्बैट करना, स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी एंड सिक्योरिंग द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस के ट्रेड से बहुत इनको फायदा होता था, इसीलिए उसके ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ गोवा हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बहुत बार आ भी चुकी है प्रिलिमिनरी भी और मेंस में भी, कि बैटल ऑफ गोवा 1510 में। क्योंकि अब क्या होने लगा कि बहुत से लोग, मैंने आपको बताया कि इनके जो पोर्टुगीज थे वो गोवा की विमेन से ज़्यादा शादियां करने लगे, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने लगे, और वहीं पे अपनी लोग जो थे वो ज़्यादा क्रिश्चियंस बनने लग गए। जब ऐसा होने लगा तो फिर इनका नेक्स्ट टारगेट था कि उसको कैप्चर करना। तो वहाँ पे गोवा बेसिकली बीजापुर रूलर्स, जिनको यूसुफ शाही रूलर्स कहते हैं, उनके अंडर आदिल शाही रूलर्स कहते हैं, ये उनके अंडर था। और उस टाइम पे रूलर जो थे वो थे यूसुफ आदिल शाह। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बीजापुर के रूलर कौन थे जब गोवा को कैप्चर किया गया था। नेक्स्ट आ गया कि पोर्टुगीज ने क्या किया। पोर्टुगीज ने एक स्ट्रैटेजी बनाई और 1510 में गोवा जो था उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर थे वो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर थे वो थे नीनो डे कुन्हा। नीनो डे कुन्हा जो थे वो 1529 में आए थे। उस टाइम पे इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम चला चेंज हो गया और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जगह मुगल्स आ गए थे। तो मुगल्स, हुमायूं जब आए तो हुमायूं ने गुजरात की तरफ, क्योंकि गुजरात एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, तो उन्होंने उसकी तरफ मूव करना शुरू किया। और वहाँ के जो लोकल रूलर थे गुजरात के, बहादुर शाह के साथ हुमायूं की बहुत कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। इसका फ़ायदा पोर्टुगीज़ ने उठाया, उन्होंने बहादुर शाह को सपोर्ट किया, और बहादुर शाह को सपोर्ट करने की इन ल्यू ऑफ दैट दे गॉट आइलैंड ऑफ बेसिन। और ये जो एरिया था आइलैंड ऑफ बेसिन, ये भी जो था फाइनली किसके पास आ गया, पोर्टुगीज़ के पास आ गया। उसके बाद ये जो थे कुन्हा के टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इनके टाइम पे वास्को डिगामा एक बार फिर से इंडिया में आए थे 1524 में, एंड ही गॉट द स्टेटस ऑफ वाइसरॉय। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि पोर्टुगीज़ के 2 वाइसरॉयज कौन थे। तो हर किसी को वाइसरॉय का स्टेटस नहीं मिला था, एक थे अल्मीडा और एक थे 1524 में ये क्या बोलते हैं इनको, वास्को डिगामा को। उसके बाद वास्को डिगामा की कोचिन में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट दमन एंड दीव भी इनके टाइम पे ही कैप्चर्ड हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि दीव को इन्होंने बहुत पहले ही जो था लड़ाई कर दिया था, बैटल ऑफ दीव में ये जीत गए थे, लेकिन कैप्चर्ड उस टाइम पे नहीं किया था क्योंकि उनको लगता था बहुत खर्चा है तो क्यों हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके टाइम पे इन्होंने दमन एंड दीव को भी कैप्चर्ड कर लिया। और इवन कि अकबर जो थे जब वो रूलर बने तो उस टाइम पे बॉम्बे जो था, बहादुर शाह ने बॉम्बे भी उठा के किसको दे दिया, क्या बोलते हैं इसको, ये पोर्टुगीज को दे दिया। तो दैट मीन्स कि पूरा वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न जो था वो पोर्टुगीज के पास जो था वो आ गया था। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पोर्टुगीज का डिक्लाइन हुआ, कैसे बाकी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए, वो कैसे उन्होंने इनको थ्रेटन किया, किस तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इनकी पावर जो थी वो डिक्लाइन हो गई। थैंक यू सो मच।